अक्सर हम इंटरनेट के बारे में सोचते हैं तो एक खुली दुनिया का ख्याल आता है ना। एक ऐसी जगह जहां हर कोई अपनी बात रख सकता है, किसी भी तरह की जानकारी पा सकता है, मतलब विचारों की आज़ादी का एक ग्लोबल मंच। पर क्या ये वाकई में सच है, या फिर इस खुली दुनिया के पीछे एक कंट्रोल का अदृश्य ढांचा काम कर रहा है? और देखिए, इंटरनेट की आज़ादी का ये जो विचार है, ये कोई नया नहीं है। बहुत पहले 1993 में इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन के को-फाउंडर जॉन गिलमॉर ने एक बहुत मशहूर बात कही थी। उन्होंने कहा था, नेट सेंसरशिप को एक नुकसान की तरह देखता है और उसके चारों ओर से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। मतलब, उस दौर में ये माना जाता था कि इंटरनेट का डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है कि इस पर कोई भी काबू नहीं पा सकता। लेकिन सवाल ये है कि गिलमोर का वो आदर्शवादी सपना क्या आज भी उतना ही सच है? शायद नहीं। और हैरानी की बात तो ये है कि 2012 में इंटरनेट सोसाइटी ने एक सर्वे किया और उसमें 71% लोगों ने ये माना कि हाँ, इंटरनेट पर किसी न किसी तरह की सेंसरशिप तो होनी ही चाहिए। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इंटरनेट की पूरी आज़ादी का जो आइडिया है वो उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमें लगता है। तो यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। देखिए, एक तरफ है इंटरनेट का खुला डिज़ाइन जो हमें आज़ादी का वादा करता है, और दूसरी तरफ है कंट्रोल की ज़रूरत जो समाज और सरकारें महसूस करती हैं। बस यही वो टकराव है जिसे आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। और ये विरोधाभास ना और भी गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि लोग एक ही समय में क्या-क्या सोचते हैं। जरा सोचिए, उसी सर्वे में 83% लोगों ने माना कि इंटरनेट का एक्सेस एक बेसिक ह्यूमन राइट होना चाहिए। 86% ने कहा कि हाँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की गारंटी भी होनी चाहिए। और फिर भी उन्हीं में से 71% लोग किसी न किसी तरह की सेंसरशिप भी चाहते हैं। इससे पता चलता है कि ये मामला कितना कितना उलझा हुआ है। तो सवाल उठता है कि अगर इतने सारे लोग कंट्रोल चाहते हैं तो ये कंट्रोल आखिर लागू कैसे होता है? वो कौन से डिजिटल औजार हैं, कौन से टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल जानकारी को रोकने या लिमिट करने के लिए किया जाता है? चलिए अब सेंसर के इन्हीं तरीकों पर एक नज़र डालते हैं। मोटे तौर पर देखें तो सेंसरशिप को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तरफ हैं टेक्निकल तरीके, मतलब डिजिटल दीवारें खड़ी करना, फिल्टर लगाना, और दूसरी तरफ हैं नॉन टेक्निकल तरीके, जिनमें कानून, धमकियां और आप कह सकते हैं असल दुनिया का दबाव शामिल होता है। चलिए सबसे पहले टेक्निकल तरीकों को समझते हैं। आसान भाषा में सोचे तो डीएनएस फिल्टरिंग कुछ ऐसा है जैसे किसी ने फोन बुक से किसी का नंबर ही मिटा दिया हो, अब आप उसे ढूंढ ही नहीं सकते। आईपी एड्रेस ब्लॉक करना, ये तो उस पूरी बिल्डिंग पर ताला लगाने जैसा है जहां वो वेबसाइट रहती है। पैकेट फिल्टरिंग, ये वैसा ही है जैसे कोई चिट्ठियों को खोलकर उनमें बैन किए गए शब्द ढूंढ रहा हो। और कनेक्शन रीसेट, बस ऐसा समझिए जैसे कोई आपके और वेबसाइट के बीच की फोन लाइन ही काट दे। लेकिन सेंसरशिप सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। जो नॉन टेक्निकल तरीके हैं वो भी उतने ही पावरफुल होते हैं। सरकारें नए कानून बना सकती हैं जो कुछ तरह के कंटेंट को ही गैर कानूनी बना दें। लोगों को जेल हो सकती है, उन पर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है, या फिर उन्हें डरा धमकाकर भी चुप कराया जा सकता है। कई बार तो इंटरनेट का लाइसेंस ही इतना महंगा कर दिया जाता है कि हर कोई उसे यूज ही ना कर पाए। और हाँ, यहाँ तक कि ऑनलाइन डिस्कशन का रुख मोड़ने के लिए पैसे देकर कमेंट्स भी करवाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि सेंसरशिप के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर सेंसरशिप की ही क्यों जाती है? वो क्या वजह हैं जिनके कारण सरकारें और संगठन जानकारी को कंट्रोल करना चाहते हैं? देखिए, सेंसरशिप के पीछे ना कई तरह के इरादे होते हैं। सबसे बड़ा कारण तो है राजनीति और सत्ता, मतलब सरकारें अपनी आलोचना को दबाना चाहती हैं। दूसरा बड़ा कारण है सामाजिक नॉर्म्स, जैसे कि नैतिकता, धर्म या कल्चरल वैल्यूज को बचाना। तीसरा है नेशनल सिक्योरिटी, जहां आतंकवाद या उग्रवाद जैसी एक्टिविटीज को रोकने का तर्क दिया जाता है। और चौथा कारण है इकोनॉमिक, जहां कुछ कंपनियां अपने फायदे के लिए जानकारी को कंट्रोल करती हैं। तो इन हर कैटेगरी में आखिर किस तरह के कंटेंट को निशाना बनाया जाता है? देखिए, पॉलिटिकल सेंसरशिप में सरकार की आलोचना या माइनॉरिटी राइट्स की बात करने वाली साइट्स को ब्लॉक किया जाता है। सोशल सेंसरशिप में हेट स्पीच या पोर्नोग्राफी जैसे टॉपिक्स को रोका जाता है। सिक्योरिटी की वजह से आतंकवादी ग्रुप्स की वेबसाइट्स पर बैन लगता है। और इकोनॉमिक फायदे के लिए कभी कभी तो स्काइप जैसी सस्ती सर्विसेज या फाइल शेयरिंग साइट्स को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। और सेंसरशिप की इस दुनिया में ना एक लगातार चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है।
एक तरफ है सरकारें और कंपनियां जो जानकारी को कंट्रोल करना चाहती हैं, और दूसरी तरफ है वो लोग जो इन दीवारों को तोड़ने और जानकारी तक पहुंचने के लिए नए नए तरीके खोजते ही रहते हैं। और ये खेल कोई छोटे मोटे लेवल पर नहीं चल रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग सेंसरशिप से बचने के लिए VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। सेंसरशिप से बचने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं, जैसे कि प्रॉक्सी वेबसाइट्स, VPN और Tor जैसे डिजिटल टूल्स, जो असली पहचान और लोकेशन को छुपाकर ब्लॉक की गई वेबसाइट्स तक पहुंचा देते हैं। और इसके अलावा स्निकरनेट जैसा एक पुराना तरीका भी है, जिसमें डेटा को पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव में भरकर फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान में रखने वाली है। भले ही ये सारे टूल्स मौजूद हैं, पर सेंसरशिप आज भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आम यूजर्स इन टेक्निकल तरीकों के बारे में जानते ही नहीं हैं। और जब सरकारें, जैसे चीन की सरकार, अपने सेंसरशिप सिस्टम में बहुत ज़्यादा पैसा लगाती है, तो उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, डेटा भी यही सच्चाई दिखाता है। फ्रीडम हाउस की 2018 की रिपोर्ट को देखें तो सर्वे किए गए 65 देशों में से सिर्फ 23% में ही इंटरनेट पूरी तरह से फ्री था। मतलब लगभग 77% देशों में किसी न किसी लेवल पर पाबंदियां थीं, और इनमें से 31% देशों में तो इंटरनेट को नॉट फ्री का दर्जा दिया गया था। तो ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, इंटरनेट का फ्यूचर क्या है? क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एक ग्लोबल इंटरनेट नहीं बल्कि कई टुकड़ों में बटा हुआ इंटरनेट होगा? और यहीं पर स्प्लिंटर नेट का कॉन्सेप्ट सामने आता है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा फ्यूचर जहां एक ग्लोबल इंटरनेट के बजाय कई नेशनल इंटरनेट होंगे। हर देश का अपना इंटरनेट, अपने नियम और अपनी सीमाओं के साथ। जाहिर है ये इंटरनेट के ओरिजिनल आइडिया के बिल्कुल खिलाफ है। तो कुल मिलाकर ये एक बुनियादी टकराव को दिखाता है। एक तरफ है ग्लोबल कनेक्टिविटी की चाहत और दूसरी तरफ है हर देश की अपनी सीमाओं पर कंट्रोल रखने की इच्छा। हमारी ऑनलाइन दुनिया का जो भविष्य है वो इसी टेंशन से तय होने वाला है। तो हम इस बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जैसे जैसे वेब बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में इंटरनेट आखिर कैसा दिखेगा? क्या ये वही ग्लोबल विलेज रहेगा जिसका सपना देखा गया था, या फिर ये नेशनल बॉर्डर्स में बटी हुई कई अलग अलग डिजिटल दुनियाओं का एक झुंड बन जाएगा? इसका जवाब जो भी हो, हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है। वाकई सोचने वाली बात है।